हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी के वन चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर्स तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं। और अगर आपने आज की इस क्लास को एंड तक वॉच कर लिया तो इस क्लास से आपके 25 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाली जो सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको एक क्लास और प्रोवाइड करूंगा जिससे आपके 25 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ये वो सारे क्वेश्चन है जो हर बार रिपीटेड है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है कॉपी में, उस सारे क्वेश्चन का डिस्कस मैं इसमें करूंगा, तो आप लोग देखिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर से, जो कि है कि पुष्प दल का क्या कार्य है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प दल का क्या कार्य है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे? आंसर देखिए कि इसके जो पुष्प दल का है ये 2 मुख्य कार्य हैं। इसके जो 2 मुख्य कार्य हैं, पहला है कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। क्या? कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। और दूसरा है कलिकावस्था में जनन अंग की रक्षा करना। तो बस आपको 2 ही पूछा गया है, तो आप उतना ही लिखेंगे, उससे बाहर आप नहीं लिखेंगे। इसी से आपको ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे आपके क्लियर होंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट करने का पूरा मौका दूंगा आपको। पहले आप हमारे साथ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है या फिर इसका क्या कार्य है। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तब आप क्या लिखेंगे कि पराग कोश की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। आपने पराग कोश का चित्र देखा ही होगा, तो जो उसका जो सबसे भीतरी परत होता है उसको टेपिटम कहते हैं। यह, अब इसके कार्य देखिए, यह परागकणों को पोषण प्रदान करता है। इसमें 2 विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन्स का स्राव भी होता है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन में इतना लिखेंगे, फिर आपके 2 मार्क्स क्लियर होंगे। पहले आप इन 2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट परागित पौधों के नाम लिखिए। तो कीट परागित पौधों के नाम लिखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो कीट परागित पौधों के नाम है साल्विया, बोगनविलिया, डायंथस। ये जो हैं ये कीट परागित पौधों के नाम हैं। तो ये आप ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। आपने क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा होगा, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं। तो की है कि जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो कौन सा है जलीय परागण करने वाले पौधे? तो ये है हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। ये जो 2 पौधों में जलीय परागण होता है। क्या होता है? जलीय परागण होता है। तो आप लोग इन 2 क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट करिए। मैं 3 क्वेश्चन एक साथ आपको स्क्रीनशॉट कराऊंगा। आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसका चित्र भी पूछ लेता है कि आभासी फल का अनुदैर्ध्य कार्ड बनाइए, तब भी आपको बनाना, या आप सेब का बना सकते हैं या नाशपाती का। तो क्या है, तो किन्हीं दो आभासी फलों के नाम हैं, वो सेब है और नाशपाती है, ये दो आभासी फल हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप कि अभी आपने तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आप लोग देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि अनिषेक जनन क्या है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए और समझते हुए चलिए। कि अनिषेक मतलब बिना, मतलब नहीं, बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा आगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे धतूरा में है, आलू में अनिषेक जनन होता है। तो आप लोग देखिए, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन क्या है। तो आप लोग देखिए, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, दो में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाए, ऐसी प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, टिप्पणी में भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे केला, पपीता और संतरा में जो है अनिषेक फलन पाया जाता है। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषण के 2 कार्य लिखिए, टेस्टिस के 2 कार्य लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया है इस क्वेश्चन को। तो वृषण के 2 कार्य क्या हैं? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करना, जो कि जिसको मेल हार्मोन कहते हैं, नर हार्मोन्स है। और दूसरा कार्य होता है कि शुक्राणुओं का निर्माण करना, वृषण से ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण के 2 कार्य क्या हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव, और दूसरा है शुक्राणुओं का निर्माण। तो ये 2 आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। अब द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या हुए? पुरुष में जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, कंधे का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, जननांगों पर बाल आना, ये सब क्या है? द्वितीय लैंगिक लक्षण है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करती है के द्वारा होता है। तो आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कला का कार्य लिखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कि निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लास नहीं देखा है तो जाइए देखिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने फिगर के साथ समझाया हुआ है। उस क्लास को आप देखेंगे तो 5 मार्क्स आपके क्लियर होंगे। तो कहाँ होती है निषेचन की प्रक्रिया? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन कला अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती। जो निषेचन कला है वे अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती है। तो आप लोग इन 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं सेक्शन को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट
पढ़ सकें, अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सकें। और वीडियो को फट से लाइक कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय के दो कार्य लिखिए। अंडाशय के दो कार्य क्या हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करना, अंडाणु का निर्माण करना। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को फीमेल हार्मोन्स या मादा हार्मोन, लिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है और जो दूसरा कार्य है वो होता है अंडा ओवम का निर्माण करना। तो प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन्स होते हैं ये मतलब कि फीमेल में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा। जैसे अब आपको बताऊं कि द्वितीय महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से हैं। जैसे आवाज का सुरीली होना, आवाज का सुरीली होना और स्तन का विकास होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होना, ये सब जो हैं ये द्वितीय लैंगिक लक्षण हैं। तो आप लोग देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या हैं। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या हैं? तो आपने सुना होगा वैक्सेटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी जो है ये परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। तो आप लोग देखिए क्या कहते हैं इसको, पुरुष नसबंदी एवं महिला नलबंदी या नसबंदी कहते हैं। परिवार नियोजन की ये दो अस्थायी विधियां हैं। डिटेल में पूछेगा तो आप ज्यादा लिखेंगे, नहीं तो इतने में ही आपको करना है। डिटेल क्लास जो ये लॉन्ग क्वेश्चन की भी क्लासेज आएंगी, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IVF, MTP, ART, IUD का पूरा रूप लिखिए, पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछता है। और इन चारों में से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगर 4 नंबर में पूछ लिया तो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, अगर चारों पूछ लिया एक साथ तो 5 मार्क्स आपके क्लियर होंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका मैं स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा, पहले आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो है IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हिंदी में भी लिख सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश लिखने का प्रयास करिए क्योंकि इंग्लिश थोड़ा हिंदी से ज़्यादा सही रहता है। बायोलॉजी में बहुत टफ वर्ड होते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। अब देखिए MTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MTP का फुल फॉर्म जो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक टेस्ट है जो कि अनचाही सगर्भता के दौरान कराई जाती है या जब यौन संचारित रोग होते हैं या फिर माँ की गर्भ का बना रहना माँ या शिशु दोनों के लिए खतरा हो, उस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराई जाती है। तो सगर्भता का चिकित्सीय समापन, ये इसका हिंदी अर्थ है। तो आप लोग ये लिखेंगे। नेक्स्ट है ART का फुल फॉर्म लिखिए। तो ART का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट है कि IUD का पूरा रूप लिखिए। IUD का तो इसका पूरा रूप होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या कहते हैं इसको? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोग से जितना हो सके क्या सेक्शन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट पढ़ सकें। और प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे, जिससे हम आपकी तैयारी खूब अच्छे से करवाएंगे। और आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको, अगर आपने इसमें जो लाइक का टारगेट 1K पहुंचा दिया, 1K लाइक का टारगेट पहुंचाया, तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसलिए जितना हो सके शेयर करिए
इस सेक्शन को तैयार करने में 3 से 4 घंटे का टाइम मुझे लगा हुआ है। तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आप अच्छे से पढ़ सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपात्रे निषेचन क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो है महिला के अंडाणु व पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर शरीर जितने ताप पर प्रयोगशाला में परख नली के अंदर निषेचित कराना स्वपात्रे निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपात्र निषेचन कहलाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि स्वपात्र निषेचन का मतलब ये हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन है, जो ये महिला के जो बॉडी में होता है, ये वहां ना होकर मगर सेम ताप पर किसी एक परख नली में कराते हैं, तो उसको स्वपात्रे निषेचन कहते हैं। यह घटना तब होती है जो जैसे बंध महिलाएं, इनफर्टिलिटी जो होती हैं, उस कंडीशन में ये कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चयन किया है। किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। तो आपको पता होगा कि मेंडल ने जो मटर पर प्रयोग किया था, 7 विप्रासी लक्षणों का प्रयोग किया था। 2 ही आपको लिखना है, 2 ही लिखिए। तो है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया, जिसमें बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग। 3 लिख दिया है मैंने, 2 ही पूछा था। अब आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु मादा समयुग्मकी, मादा में XX एंड नर विषमयुग्मकी होता है, जो कि XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में 1+ हो जाता है, प्रति हो जाता है, अर्थात 47 ही हो जाते हैं गुणसूत्र। और टर्नर सिंड्रोम में 1- हो जाता है, तो जिससे यहाँ पर अर्थात इसको 2n-1 या 45 कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र कह सकते हैं इसको। 23 जोड़ी कह सकते हैं या 46 कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं? तो इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के केंद्रक में मिलाने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना? अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना? तो आल्टमान ने सन 1889 ईस्वी में पहचाना था डीएनए को केंद्रक में मिलाने वाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए की शर्करा में क्या अंतर है? डीएनए तथा आरएनए की शर्करा में क्या अंतर है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है तथा आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। यही इसमें अंतर है, आपको एक ही लिखना है। तो आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। थोड़ा ध्यान से देखिए कि जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
और क्या निष्कर्ष निकला। जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और उसका क्या निष्कर्ष निकला, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लिखेंगे कि ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में रूपांतरण किया था। किसमें? ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने किस पर किया था? न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकस निमोनी में रूपांतरण किया था तथा यह पता लगाया कि आनुवांशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है, यह पता लगाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की 2 कैरेक्टर लिखना है, आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो क्या होगा? यह कोमा रहित होता है। क्या होता है? कोमा रहित होता है और यह असंदिग्ध होता है। क्या होता है? असंदिग्ध होता है। सेक्शन लंबा ना होना पाए, इसलिए मैंने 1 से 5 चैप्टर्स तक के क्वेश्चन को करा दिए हैं। 5 से आगे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आप लोग तैयार कर लीजिए, इसका PDF भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।